मुझे घर से फ़ोन आया कि आ जाओ और मैं घर गई। फादर मेरे आईसीयू में थे, सबने मुझे घेर लिया और वापस से वही नेगोशिएशन शुरू हो गया। तो उस दिन मैंने कहा कि यार आप रोज़-रोज़ ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? आज एक माँ आके कहती है कि मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी बेटी इस साल के अंत तक कम से कम हमारे देश के 2 महानगर बेंगलुरु एंड दिल्ली, इसको हम कंप्लीटली मतलब हर तरीके से हर तरह की सुविधाएँ इन दोनों जगहों के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़र्स हैं उनको प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि वो कौन ऐसे लोग हैं जो हमारे शहरों को प्रगति की ओर ले जाने में जुटे रहते हैं? चलिए सुनते हैं एक ऐसे इंसान की कहानी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ मोनालिशा ठाकुर। मेरा जन्म पटना में हुआ, पटना बिहार। और मेरा बचपन टिल माय 12th स्टैंडर्ड मेरी जो पढ़ाई है वो पटना से हुई। उसके बाद मेरी इंजीनियरिंग इलाहाबाद से हुई और फिर बाकी की पढ़ाई और जो नौकरी है वो बैंगलोर से हुई। मेरा जन्म बिहार के एक छोटे से शहर समस्तीपुर में हुआ था। वहाँ पे राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पूसा। वहाँ पे मेरे जो नाना थे वो एचओडी थे सॉइल केमिस्ट्री के, और मेरी माँ वहाँ पे स्टूडेंट थी। और वहाँ पे ही मेरा जन्म हुआ और पहले के जो बचपन के जो 3-4 साल थे मैंने वहाँ पे व्यतीत किए हैं। अब जब आप एक मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं जहाँ पे कि तो डेफ़िनेटली पढ़ाई जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, बहुत बहुत महत्व दिया जाता है पढ़ाई को। तो पढ़ाई मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे जन्म के बाद भी उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। वो एक पीएचडी होल्डर थीं। उन्होंने एमटेक करा, उन्होंने लाइब्रेरी साइंस में भी गोल्ड मेडल हासिल किया। तो उन्होंने इतनी-इतनी पढ़ाइयाँ करी, तो एक आपके ऊपर भी रहता है कि जब आपकी माँ वो कर रही है तो आपको भी लगता है अच्छा बिकॉज़ आप उनको देख रहे हो, राइट? तो आपको लगता है कि यार मुझे भी कुछ करना है, बिकॉज़ अगर इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी फैमिली को साथ में लेने के साथ में अगर मेरी माँ ऐसा कर सकती है उस ज़माने में, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? तो हमेशा से वो चीज़ थी। एट द सेम टाइम जो मेरे फादर थे वो मत्स्य विभाग में काम करते थे। कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से कुछ घोटालों की वजह से मेरे फादर को ऑलमोस्ट 12-13 साल सैलरी नहीं मिली, और वो बड़ा डिफ़िकल्ट समय था हमारे परिवार के लिए। घर में काफ़ी लोग बीमार भी थे और उस टाइम में पैसे की काफ़ी कमी होती। मुझे याद है कि मेरी माँ पीएचडी करने के बाद भी उन्होंने हमारे कॉलोनी के स्कूल में ₹700 के लिए पढ़ाना शुरू किया था। जो मेरे फादर थे वो अगल-बगल के एग्रीकल्चर कॉलेजेस में ₹100-100 के लिए जाते थे पढ़ाने के लिए एज़ अ गेस्ट लेक्चर। और घर में घर के जो लोग थे उनके जो घर में बिकॉज़ जॉइंट फैमिली थी तो दादा-दादी थे और मेरी छोटी बहन थी। तो काफ़ी लोगों की एक तो माली हालत आपकी ठीक नहीं होती है, पैसे नहीं होते हैं, और लोगों की तबीयत भी खराब चल रही थी। मेरे घर से मैं ट्यूशन करने जाती थी और एक राजेंद्र नगर पुल आता है और उसके दूसरी तरफ मेरा ट्यूशन हुआ करता था और मुझे रोज़ के ₹2 मिलते थे, क्योंकि ₹1 बस लेके जाती थी बिकॉज़ एक बहुत ही बड़ा ब्रिज था वो। तो मुझे ₹1 मिलते थे पुल के उस पार जाने के बस का भाड़ा और आते टाइम का ₹1। कभी-कभी ऐसा होता था कि सेम चीज़ कि आप मेरी बस मुझे ट्यूशन में 10 बजे शुरू होनी है और साढ़े 9 बज गए, पौने 10 होने वाले हैं, मेरी बस का कोई पता नहीं है। और मैं ऑटो ले लिया करती थी और ऑटो वाला ₹2 लेता था उस पुल को क्रॉस करने का। तो मुझे पता होता था कि जब वापस आऊँगी तो मुझे चल के ही वापस आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये भी चीज़ मैंने देखी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर कितना अच्छा होता कि ऐसा कुछ होता सिस्टम जिससे मुझे पता चल जाता कि मेरी बस कहाँ है। तो मैं बता रही हूँ ये बहुत बहुत पहले की बात है, जो कि छोटी-छोटी चीज़ें जो आपके अंदर जमा होती जाती हैं, होती जाती हैं। मैं अपना एमबीए करने के लिए बैंगलोर में आई और इतनी ही पैसे की कमी थी कि माँ-बाप ने बोला कि पढ़ाई खत्म करके आना अब सीधे क्योंकि अभी ट्रेन का भी एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा। तो ऐसा था कि चलो ठीक है। एक था मन में ये था कि यार कुछ करना है, कुछ बनना है, तो ठीक है मेहनत करूँगी और अब तो नौकरी लेके घर वापस जाऊँगी, ताकि उस जो उससे पैसे कमाऊँगी वो अपने घरवालों का भला भला कर सकूँ, उनको अच्छी अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ और खुद के लिए अच्छा काम कर सकूँ। अपनी छोटी बहन को वो सुविधाएँ दे सकूँ, जो वो चीज़ें दे सकूँ जो मुझे नहीं मिली जब मैं उसकी उम्र में थी। तो यही सोच के आई यहाँ पे, बहुत मेहनत करा, बहुत पढ़ाई करी। ईश्वर की कृपा से फर्स्ट ईयर के एंड में मेरा ब्रेडी में इंटर्नशिप लगा। उस ज़माने में मुझे
कुछ 13,000 रुपए महीने के और कुछ साथ में ट्रैवल अलाउंसेस मिलते थे ब्रेडी से। मुझे अभी भी याद है, मैंने एचआर को पूछा कि ये 1 महीने का है या 3 महीने का है? उसने कहा कि नहीं-नहीं हर महीने का है। तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया और मैंने मेरी माँ को बताया कि माँ मेरे को इतना मिल रहा है। मुझे अभी भी याद है माँ ने बोला था कि 1000 रुपए रख देना अलग से, पूजा सत्यनारायण भगवान की पूजा कराएँगे, कथा में यूज़ करेंगे। एंड आई सेड कि हाँ ठीक है। और इनफैक्ट उसी दौरान में मैं मतलब अपने जीवन में पहली बार फ्लाइट पे भी चढ़ी। मैंने उसको भी मतलब यही बताया कि माँ कैसा फ़ील होता है, और मैंने उसको बोला था कि जब मैं कमाना शुरू करूँगी 1 साल के बाद तो मैं तुम्हें भी चढ़ाऊँगी। और वही मेरी माताजी के साथ मेरा लास्ट कॉल था। आई थिंक उसके 2-3 दिन के बाद ही उनका एक्सीडेंट हुआ, और मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ। तो उनकी, जैसे मैंने बताया कि मेरी माँ को पढ़ने का बहुत शौक था, उन्होंने काफ़ी सारी डिग्रीज़ ले रखी थी। तो वो एमएड करने के लिए एमएड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपके रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं और प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल के लिए का एग्ज़ाम देने के लिए उनका वो बोधगया यूनिवर्सिटी में था, और वो पटना से बोधगया जा रहे थे। मेरे फादर भी थे। तो वहाँ पे जब आप प्लेटू रीजन पे जब जाते हैं तो छोटी-छोटी बसेस होती हैं, और माटाडोर जिसको बोलते हैं, उसमें कुछ 50 लोग थे, सारे वहीं जा रहे थे टेस्ट देने के लिए। और आगे से ट्रक का हेड ऑन कोलिजन हुआ जिसमें कि वो मैटाडोर खाई में चली गई, और कुछ 50 लोग थे, उसमें से 40 लोगों का ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। और बाकी 10 में से सिर्फ 5 लोग बचे, जिसमें एक मेरे फादर हैं। अम, मेरी माँ का भी उसमें से उसमें ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। मुझे अभी भी याद है, मेरी इंटर्नशिप जस्ट मेरी खत्म हो रही थी इंटर्नशिप, तो मुझे घर से फ़ोन आया कि आ जाओ। और मैं घर गई। फादर मेरे आईसीयू में थे, फुल बॉडी में फ्रैक्चर था। कुछ 12 या 13 सर्जरीज़ हुई हैं मेरे फादर के फुल बॉडी में। हाथ, पैर, रीढ़ की हड्डियाँ, हर हर चीज़ टूट गया था, और सर छोड़ कर के एवरीथिंग वाज़ ब्रोकन। मेरी माँ के साथ सिर्फ सर पे चोट लगी थी, और ऐसा लगा था कि वो सोने में वो चली गई। तो घर पे कॉफ़िन था, हॉस्पिटल में मेरे फादर थे। अ, मुझे अभी भी याद है, जब मैंने लैंड किया था, मैंने एक ही चीज़ बोला कि अभी ऐसा कर दिया ऊपर वाले ने, तो आप मुझे हिम्मत दो कि मैं ये करूँ। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने कैसे किया, और मेरी बहन ने उस चीज़ को कैसे सर्वाइव किया, मुझे आज भी नहीं पता। बट कहते हैं कि जब ऐसी चीज़ें ऐसे जब इंसिडेंट होते हैं आपकी लाइफ में, तो ऊपर वाला शायद आपको उतनी शक्ति दे देता है कि आप उसको सर्वाइव कर सकें। और जो तीसरा इंसिडेंट हुआ मेरे जीवन में, वो हुआ जब मैं 8 एंड हाफ मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। और उस टाइम पे जो मेरे हस्बैंड थे, वो आउट ऑफ स्टेट थे, ट्रैवल कर रहे थे, और मैं अपने ऑफिस से घर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो यूज़ करके आती थी। उस टाइम पे जो मेरा ऑफिस था वो एमजी रोड में था, और मैं रहती थी बैंगलोर में। एक जगह है कस्तूरी नगर के नाम से, मैं वहाँ रहती थी। वहाँ का जो सबसे पास का जो मेट्रो स्टेशन है वो बाईपनाहली मेट्रो स्टेशन है। अगर आप बैंगलोर के हो तो आपको पता होगा। तो बैंगलोर से बाईपनाहली से कस्तूरी नगर का जो डिस्टेंस है वो 2 से 2.5 किलोमीटर है, जो मेट्रो स्टेशन से जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ का। लेकिन ये मेरे लिए रोज़ का था कि जब मैं वहाँ से अपने घर से मेट्रो स्टेशन से के लिए निकलती थी, तो हर एक ऑटो वाला कोई अगर एवरेज वहाँ का कॉस्ट 50 रुपए होता था, तो हर एक ऑटो वाला 100, 150, 200 जो उसके मन में आता था, मेरी कंडीशन को देख करके वो बोलता था। और मुझे पहुँचने के लिए भी पैसे देने पड़ते थे, और वहाँ से वापस आने के लिए भी पैसे देने पड़ते थे। इनफैक्ट सुबह के टाइम में तो फिर भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं, बिकॉज़ थोड़ा रोशनी होती है, ऑटो ज़्यादा जा रहे होते हैं। लेकिन जब आप शाम को वापस आते हो, आप थके-हारे होते हो, उस टाइम पे आपको और फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा आता है कि अभी मुझे घर जाना है, मुझे आराम करना है, मुझे खाना है, मुझे भूख लग रही है। और उस टाइम पे ये प्रॉब्लम होती है, और आपको लगता है कि यार मतलब ये सामने वाला इंसान मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहा कि जब इतना पास है तो आप इतने पैसे क्यों ले रहे हो? तो उस टाइम पे लेकिन ये होता है कि ठीक है, आज आप दे दो क्योंकि आपको घर पहुँचना है जल्दी से जल्दी। और वही चीज़ मेरे साथ रोज़ होती थी। ऑफ़िस का मेरा एंड टाइम चल रहा था डिलीवरी के पहले का, और मैं नीचे उतरी मेट्रो से, और सेम चीज़ उन्होंने सबने मुझे घेर लिया, और वापस से वही नेगोशिएशन शुरू हो गया। तो उस दिन मैंने कहा कि यार आप रोज़-रोज़ ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? आपको पता है यहाँ पे इतना पास है, 50 रुपए भी नहीं बनते हैं, लेकिन आप मुझसे 100, 150, 200 रोज़ की माँगते हो। क्यों करते हो ऐसा मेरे साथ? तो उन्होंने, उसमें से एक बंदे ने कहा कि इतना पास है तो चल लो। और उस वक़्त तो आपके हार्मोन्स भी अलग ही डायरेक्शन में होते हैं, तो इतना गुस्सा आया कि मैंने कहा ठीक है आज तो मैं चलूँगी। और 2.5 किलोमीटर मैंने चल लिया। अब चल तो लिया,
लेकिन ऑब्वियसली आपकी जो कमर है आपकी जवाब दे चुकी थी, मेरी कमर जवाब दे चुकी थी और रोना तो आ ही रहा था। लेकिन इस रास्ते में मैंने ये सोचा कि यार अगर ये मेरे साथ ऐसा हुआ है तो और कितने लोगों के साथ ऐसा होता होगा। ये कितनी नॉर्मल बात है, कितनी रोज-रोज की चीज़, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो कि हम जो मिडल लोअर में तो अगेन जो मिडल क्लास लोग हैं जो कि डेली आप यूज्ड टू होते हो कि आप ध्यान नहीं देते हो, तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है ये मेरे जीवन का हिस्सा है। तो मेरा सवाल ये था कि यार क्यों है ये मेरे जीवन, ये जो कन्वीनियंस है ये सिर्फ बड़े जो जो मतलब जो रिच लोग हैं, जो अपर मिडिल क्लास है, उसके ऊपर के जो धनी लोग हैं उनके उनके लिए क्यों है, मेरे लिए क्यों नहीं है। मेरे जैसे लोग जो रोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके ऑफिस जाते हैं वापस आते हैं, उनके लिए क्यों नहीं कन्वीनियंस है, सुविधा उनके लिए क्यों नहीं है। ये प्रॉब्लम भी खुद से सॉल्व करेंगे, हालांकि कितना बड़ा है क्या है नहीं पता, बट वो करना है। और भगवान की कृपा से जो हस्बैंड है मेरे, हु इज ऑल्सो जो कि फेलो को फाउंडर भी हैं टिमॉक के, उन्होंने भी इस प्रॉब्लम को फेस किया था, वो समझे इस बात को। और सो हम लोग 3 को फाउंडर्स हैं, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हिरण्मय एंड नारायण, जो कि अगेन मुंबई कर है, तो उन्होंने भी सेम प्रॉब्लम्स फेस करी थी। तो जब हम तीनों साथ में बैठे तो हमें लगा कि यार ये तो हम सब ने फेस किया है, ये ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर मैं अभी आपको भी आगे पूछूं कि आपने देख झेला है तो आप 100% बोलोगे कि हाँ यार मतलब ये मेरी भी कहानी है और ये हम सब की कहानी है। तो फिर हम क्यों फिर इसको सॉल्व नहीं कर रहे, हम क्यों नहीं इसके बारे में कुछ कर रहे हैं, और यही चीज हमने करी। और इसी तरीके से इसी से ट्यूमॉक का जन्म हुआ। ट्यूमॉक कम्यूट शब्द को अगर आप उल्टा कर देंगे तो ट्यूमॉक बनता है। हमारे देश के पहले ऐसे पेटेंटेड मास प्लेटफॉर्म बने, इसको मास प्लेटफॉर्म कहते हैं, बिकॉज मास प्लेटफॉर्म मतलब मोबिलिटी एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म, जिसमें कि सारे जो आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स है वो सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे आते हैं। और मेन इंटेंशन ये होता है कि यूजर आपको और मेरे जैसे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने वाले 75 करोड़ लोग हैं, उनकी उनको सुविधा ये मिले कि उनको 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है, उनके पास एक ऐप है और उसमें उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ पे है, आपका बस कहाँ है, आपके नियर आपके आसपास के बस स्टैंड्स कहाँ हैं, मेट्रो स्टेशंस कहाँ हैं, आप वहाँ कैसे पहुँचोगे। उसके लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारी रैपिडो की बुकिंग है, आप रैपिडो बुक करके जा सकते हो। हम चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे सबसे पहली चीज़ जो यूज़र करें वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, और ये हम सुविधा उसके थ्रू दे रहे हैं। दूसरी चीज़ जो हम कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन के बाद, दूसरी चीज़ जो हम कर रहे हैं वो है डिजिटाइजेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट टिकटिंग सिस्टम इन इटसेल्फ, कि आप जो टिकटिंग सिस्टम है, किस तरीके से आप टिकट ले रहे थे, वो कैसे कर रहे हैं, तो ऐप के थ्रू कर रहे हैं। कि अब आप जैसे हमने सबसे पहले बीएमटीसी से शुरुआत करी, हमने उनके पासेस को डिजिटाइज किया, ऑफलाइन टिकटिंग को डिजिटाइज किया। अब हम ऑनलाइन टिकटिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और सेम चीज़ यहाँ पे हम दिल्ली डीटीसी जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, हम उनके साथ भी काम कर रहे हैं उनके टिकटिंग सिस्टम के लिए। हम यहाँ के मेट्रो के साथ भी काम कर रहे हैं, और इस तरीके से, और सेम हम बैंगलोर के मेट्रो के साथ भी काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं, और हमारा ये टारगेट है इस साल का, कि इस साल के अंत तक कम से कम हमारे देश के 2 महानगर बेंगलुरु एंड दिल्ली, इसको हम कंप्लीटली मतलब हर तरीके की सुविधाएं इन दोनों जगहों के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजर्स हैं उनको प्रदान करें, जिसमें कि आपका उनके वहाँ की बस और मेट्रो की टिकटिंग है, फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, एंड लाइव ट्रैकिंग है, कि जिस आपको पता होना चाहिए कि आपकी बस कहाँ है, आपकी मेट्रो कहाँ है, आपकी लोकल कहाँ है। तो ये 3 चीज़ें जो है हम अपने ऐप के थ्रू यूजर्स को देना चाहते हैं। हम सारे मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग थे, हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था कि हमारे पास पैसे हैं तो ठीक है, आज अगर काम नहीं कर रहे हैं, 7 साल स्ट्रगल किया तो ठीक है, कोई है सपोर्ट करने के लिए, ऐसा भी नहीं था। तो हमने खुद, ऐसे होता है हर एक मिडिल क्लास फैमिली में, मध्यम वर्गीय परिवार में, कि आप खुद कमाते हो और खुद खाते हो। लेकिन बिकॉज वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी लगी हमें कि हमें लगा कि ठीक है बाकी सब मैनेज कर लेंगे साथ में, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये हमेशा जिससे मैं मिलती हूँ, मैं सबको यही कहती हूँ कि ये अगर कोई प्रॉब्लम है आपके आसपास में, अगर आपको लगता है कि आपके शहर में कोई प्रॉब्लम है जो कि जेन्युइन प्रॉब्लम है, जैसे कि ना सिर्फ आप, भाई आसपास के लोग भी सफ़र कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। हम सबको जब एक प्रॉब्लम दिखती है तो उसके ऊपर डेफिनेटली काम करना चाहिए, बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन, आपकी नीयत सही है, आपका कर्म सही है, तो भगवान भी आपका साथ देता है। तो यही मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि
जोश टॉक्स के माध्यम से कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है जिसमें लगता है कि आपके साथ-साथ में औरों का भी भला होगा, तो कभी आप पीछे नहीं हटिए उसको सॉल्व करने के लिए। ये नहीं सोचिए कि अरे इसको मैं करूँगा तो कैसे करूँगा, कौन सपोर्ट करेगा? आप शुरुआत तो कीजिए, देखिए फिर कैसे पीछे लाइन लग जाती है। आज हमें 7 साल हो गए हैं और इस 7 साल में जब हमने शुरू की थी तो हम 3 लोग थे। हम आज ऊपर वाले की कृपा से हमारी 55 लोगों की टीम है। काफ़ी लोगों ने जैसे ऑब्वियसली पहले जो 4.5 साल थे काफ़ी स्ट्रगल था उसमें, बिकॉज़ हम खुद कमाते थे और जो कमाते थे उसको कंपनी में लगाया। ये काम 4.5 साल तक हमने किया है। इस बीच में कोविड भी आया और जब पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गया और हम तीनों स्टार्टअप के फाउंडर्स अपने घरों में थे, वो वक्त हमने यूज़ करके पेटेंट के ऊपर काम किया, जिस टेक्नोलॉजी को आज हम कहते हैं बहुत प्राउडली गर्व के साथ कि हमारे देश का पहला ट्रांजिट का पेटेंटेड प्लेटफॉर्म है। जाते-जाते मैं जो हमारे देश के नौजवान हैं, युवा लोग हैं, युवा वर्ग के लोग हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो मैंने सोचा, ये जो मैंने ड्राइव किया, ये जिसके ऊपर टिमॉक हमने बनाया और मैं और मेरे 2 फाउंडर्स ने मिल करके इस कंपनी को बनाया, ये सिर्फ मैंने ही क्यों किया, ये आप क्यों नहीं कर सकते हो? ये बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? ये तब होगा जब हम अपने प्रॉब्लम्स अपने जीवन के परे सोचेंगे, जब हम उसके आगे देखेंगे। एक मूवी आई थी जिसमें कि एक बहुत अच्छा गाना भी है कि जो लहरों से आगे नजर देख पाती तो तुम जान लेते मैं क्या सोचता हूँ, वो आवाज तुमको भी भेज जाती जो तुम जान लेते कि मैं क्या सोचता हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप उसके आगे क्यों नहीं देख सकते? जिस दिन आप उसके आगे देखना शुरू कर दोगे, उस दिन ना सिर्फ आप अपनी जिंदगी बदल लोगे, बट वो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल लोगे। जब आज एक यूजर आके कहता है कि हमने उनकी जिंदगी बदल दी, आज एक माँ आके कहती है कि मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरी बेटी कब आ रही है, मुझे इसकी चिंता नहीं है, मुझे पता है कि मेरे पास टिमॉक का ऐप है, मुझे पता है कि मेरी बेटी कौन सा बस लेती है, कौन सा मेट्रो लेती है, मेरे पास सारा डेटा इन्फॉर्मेशन है, मुझे पता है कि अगले 10 मिनट मेरी बेटी घर पे होगी तो वो घर पे होगी। ये जब आप बनाते हो तो आप सोचते नहीं हो कि आपने कितनी बड़ी चीज की है, लेकिन जब वो चीज होती है और वो माँ आपको आके मैसेज करती है सोशल मीडिया पे, जब आपको आके पर्सनली मिलती है और बोलती है कि आपने इस तरीके से उसकी जिंदगी बदल दी है, जब वो बंदा जो आपके घर में काम करने के लिए जो बाई आती है, आपके घर में 10 बजे पहुंचने के लिए उसको अपने घर में 6 बजे उठना पड़ता है क्योंकि उसके बच्चे स्कूल जाते हैं और उसके लिए उसको टिफिन बनाना होता है। अब उसको पता है कि उसको 6 बजे नहीं, वो 7 बजे उठ सकती है अगर उसका बेटा 8 बजे आता है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा ऐप है जिसमें हर चीज डिजिटाइज है और उसको टाइम पे उसकी बस मिल जानी है, टाइम पे उसको टिकट मिल जानी है, वो टाइम पे आपके घर आ सकती है। वो एक छोटी सी चीज आपने की और देखो किस तरीके से सामने वाले की जिंदगी बदल गई। तो अगर ये मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? जिस दिन आप अपने लेवल पे, जो आपके आसपास में, आपके गांव में, आपके शहर में कोई छोटी प्रॉब्लम हो रही है, उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी आप खुद ले लेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि हाँ ये मेरा भाई कर देगा, ये मेरे माँ बाप कर देंगे, ये कोई और कर देगा। जिस दिन से अपने जीवन की प्रॉब्लम्स, अपने देश की प्रॉब्लम्स, अपने गांव की प्रॉब्लम्स, अपने शहर की प्रॉब्लम्स आप अपने हाथों पे लेके सोचेंगे कि ठीक है मैं अपने लेवल पे इस पे कैसे योगदान दे सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो देश ऐसे ही बदलता है और देश ऐसे ही बदलेगा। साल 2030 तक भारत की 40% आबादी शहरों में बसेगी, यानी 56 करोड़ से भी ज्यादा लोग। ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे शहरों की बढ़ती जरूरतें पूरी करने में लगी रहती हैं। इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम लाए हैं सिटी चैंपियंस। जोश टॉक्स आयोजित करता है सिटी चैंपियंस, एक ऐसा मंच जो ऐसी ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को सम्मानित करता है। सिटी चैंपियंस आर्ट सेक्टर्स जैसे अर्बन ट्रांसपोर्ट, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, वाटर एंड सैनिटेशन, लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक कॉमन्स, सर्विस डिलीवरी एंड अर्बन एंड म्युनिसिपल फाइनेंस में 15 ऐसी चैंपियन ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढ रहा है। इन सिटी चैंपियंस को मिलेगा उनके काम का जोर शोर से प्रचारण, आर्थिक मदद और हमारा साथ उनके काम को और आगे बढ़ाने में। सिटी चैंपियंस के बारे में और जानकारी जानने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.joshtalks.com/citychampion।